वोट बैंक की है? नहीं 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 नहीं, इसमें दोनों पक्ष आपको दिखाने होंगे। कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक ये पूरी तरह से सही नहीं भी है, ठीक है ना। केवल वोट बैंक के लिए आरक्षण दिया गया ये भी सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 15 में है ना प्रावधान कि जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, अब तो आर्थिक आधार पर भी अगर पिछड़ा है तो उसके लिए विशेष प्रावधान राज्य बना सकता है। ये संवैधानिक प्रावधान है, तो केवल वोट बैंक के लिए है ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बात आप नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए, और कोई समस्या? जस्टिस वर्मा कमेटी मैंने बताया था, कल कहा था ना कि उसकी रिकमेंडेशंस है, उसको आप कुछ 2-4 नोट डाउन कर लीजिए। वो बेसिकली कमेटी बनी थी कि भाई पब्लिक को इसके बारे में कैसे अवेयर किया जाए, कैसे इसको बनाए, उसके लिए उपाय सुझाइए, इसी बात के लिए थी, और कोई खास उसका काम था नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं है। आप उसका जिक्र केवल भी करके केवल छोड़ सकते हैं, हाँ काम कर सकते, उतने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। वो रिकमेंड क्या क्या किए थे वो अब आपकी मर्जी, आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वोट देने का अधिकार को मौलिक कर्तव्य बनाना पड़ेगा। अब ये रिकमेंडेशन में तो था, पर उसमें नहीं शामिल किया गया, तो क्या करेंगे। अब बनाना चाहिए कि नहीं, तो भाई निश्चित रूप से बनना चाहिए। अब ये हम कैसे कहेंगे क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई अभिव्यक्ति का अधिकार आपका है, तो अभिव्यक्ति के अंतर्गत वोट का अधिकार भी आ जाएगा। तो आप अभिव्यक्ति करें या ना करें ये आपका अधिकार है, तो वोट को एकदम लीगली बाइंडिंग कैसे बनाइएगा, ठीक है। हालांकि लोकतंत्र में जितना अधिक वोट हो उतना अच्छा है, इसलिए उसको बनाना तो चाहिए कर्तव्य कि हाँ कि वोट भी सब लोग दिए, ठीक है। पर वो लीगली बाइंडिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अलग डिबेट है, ठीक है। बहुत सी रिकमेंडेशन नहीं भी मानी गई थी, जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि भाई इसके लिए दंड के प्रावधान भी होने चाहिए, पर वो नहीं किया गया, नहीं माना गया, ठीक है। इसके अलावा फिर टैक्स देने का अधिकार, टैक्स प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति टैक्स दे, ये भी मूल कर्तव्य होना चाहिए, तो वो भी शामिल नहीं किया गया, तो नहीं किया गया, अलग बात है, ठीक है। और कोई समस्या? ये जो 65 में पूछा है कि मौलिक अधिकार एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने जैसा है, तो सर इसको तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आप पहले नहीं हैं, अपनी क्लास में नहीं थी। जैसे एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना, मैं अक्सर बोलता रहता था क्लास में, आ गया वही क्वेश्चन आ गया। उसमें क्या बताना है आपको, आपको एक तरफ दिखाना है कि आपको कौन कौन से राइट्स हैं, फिर उनके क्या क्या एक्सेप्शन दिए हुए हैं, उसी पार्ट 3 में ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको वही बस क्लैरिफाई करना है, उस सेंटेंस को जस्टिफाई करना है कि हाँ वो लिया गया है, ये तो नहीं कहना चाहिए, मतलब ये कहना चाहिए ना कि पूरी तरह ये लिया गया तो नहीं है, लेकिन ये लिया नहीं गया है। वो ये है कि अधिकार, किसी भी अधिकार पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, ठीक है। सभ्य समाज के लिए या लोकतंत्र की बढ़ाई के लिए या सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, ठीक है। केवल राइट देते जाइए और उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाइए, तो ये भी अराजक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी का सेफ्टी करना भी तो आपका दायित्व है, और डीपीएसपी में भी तो है, तो आप वो दंडनीय एकदम हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट थोड़ी नहीं करता है। आपको सभा करने का अधिकार है, ठीक है, सभा सम्मेलन करने का अधिकार है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने का अधिकार थोड़ी नहीं दिया गया है कि आप विरोध के नाम पे बस जला दीजिए और कहिए हमारा फंडामेंटल राइट है विरोध करना, ये तो गलत हो जाएगा ना। चलिए, और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? कोटा पे लेख पूछ दिया है सर, कोटा पे लेख पूछ दिया है सर टिप्पणी में, अब तो ऐसा करने में आता है। अब इस तरह का नहीं है पोटा, और वैसे भी अब कोई उसका वो रह नहीं गया रिलीवेंस, ठीक है, वो तो ख़त्म हो गया, तो बात ख़त्म करें। अभी जो है उस पर करंट में जो है वो चलेगा, ठीक है। तो आज से हम न्यायपालिका शुरू करेंगे।
ठीक है। आई होप आपने पुराना नोट्स देखा है या लिया है, ठीक है। तो जुडिशरी न्यायपालिका, ठीक है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक अक्सर पूछे जाते हैं या चर्चा में रहते हैं, तो पहला तो इससे रिलेटेड है कि जो नियुक्ति के लेके विवाद होता रहता है। इधर तो साल भर में कोई विवाद नहीं हुआ है, पर 18-19 में विवाद चल रहा था, ठीक है। नियुक्ति के लेके क्या विवाद है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, ये क्या होता है। इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, इसका एक अपोजिट टर्म आता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, संयम, ठीक है। इसके अलावा एक जुडिशियल एक्टिविज्म से ही रिलेटेड टॉपिक है आपका PIL, ठीक है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक यही सारा बनता है और इसी को लेके घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो पूछे जाते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, न्यायिक सक्रियता जिसे आप कहते हैं। तो कुल मिला के टॉपिक यही है। आपने जुडिशरी के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है, आपने PT की तैयारी के दौरान उसको पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है वो किस प्रकार की जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड, मतलब इकहरी न्यायपालिका है, ठीक है। हमारे पास मॉडल 2 थे, चाहे इंग्लैंड का चाहे US का, तो हमने US का मॉडल को नहीं अपनाया। अमेरिका में क्या है, दोहरी न्यायपालिका है, मतलब राज्य के लिए अलग है और केंद्र फेडरल मामलों के लिए, मतलब संघीय मामलों के लिए अलग है, ठीक है। हमने हालांकि संघीय व्यवस्था को तो अपनाया है, पर हमने न्यायपालिका के मामले में उस स्ट्रक्चर को नहीं अपनाया। हमने इंटीग्रेटेड अपनाया, मतलब एक क्रम में है, एक हायरार्की में है, एक पदानुक्रम में है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स, उसके नीचे हाई कोर्ट्स और उसके नीचे फिर लोअर कोर्ट्स, जो जिसको आप लोअर कोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा पार्ट 5 में है सुप्रीम कोर्ट और 6 में है हाई कोर्ट, ठीक है। ये सब पता ही होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 से 147 के बीच में आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा समझेंगे जुडिशरी क्या है, जुडिशरी से रिलेटेड जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एक विकास क्रम में। तो विकास क्रम में हम चलेंगे अपनी संविधान सभा की ओर। तो जब भारत के लिए संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ सबको पता है कि शासन के 3 अंग हैं। कौन कौन है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, ठीक है। ये 3 अंग होते हैं, ठीक है, जिनके बीच पावर का सेपरेशन होता है, माने शक्ति का पृथक्करण या विभाजन होता है, ठीक है। तो जब ये बात चल रही थी कि हमारी जुडिशरी कैसी हो, मतलब जब इस पर डिबेट हो रहा था कि भाई जुडिशरी भारत में हो तो कैसी हो, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया का ज़्यादातर चीज़ बाहर से लिया गया है। तो हमने दोनों मॉडल को देखा, अमेरिकन मॉडल को भी देखा और, ठीक है। तो अमेरिका में जो सिस्टम है, US में जो सिस्टम है, उसको कहते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी है। वहाँ पे क्या है, यानी एक मॉडल ये था हमारे सामने, एक मॉडल था पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, ये ब्रिटेन का मॉडल है, ठीक है। ये 2 मॉडल थे हमारे पास। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब वहां न्यायपालिका सर्वोच्च है, बिकॉज वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। वहां की न्यायपालिका क्या है, सर्वोच्च है, मतलब वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से भी ऊपर है। मतलब उनके किसी भी काम को अगर वो अनफेयर है, ठीक है ना, औचित्यहीन है या तर्कहीन है,
या उसमें कोई गड़बड़ी है, मनमानीपन है, तो वो उसको क्या कर सकती है, खारिज कर सकती है। ठीक है। दूसरी तरफ ब्रिटेन था, यहाँ पे क्या सुप्रीम है, वहाँ संसद सुप्रीम है, यानी संसद कोई भी किसी भी प्रकार का कानून, आपको मालूम है कि वहाँ कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो संसद जो चाहे वो कानून बना सकती है, बनाती है। तो यहाँ की भी जुडिशरी है, पर वो क्या है, बधी हुई है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से। यानी ब्रिटेन में क्या था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन उनको करना था। यानी उनके पास जो मामले आएंगे वो केवल क्या देखेंगे, जो प्रोसीजर संसद ने इस्टेब्लिश किया है उसका पालन हुआ है अथवा नहीं। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन न होने की वजह से पार्लियामेंट आपका कोई भी अधिकार छीन सकता है, बढ़ा सकता है, कुछ भी वो कानून बना सकता है, और उस पर कोई क्वेश्चन उठाने का अधिकार यहाँ की जुडिशरी को नहीं है। यानी कि एक तरह से कमज़ोर मान लीजिए। ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत चलता है, इसलिए ऐसा नहीं कि वहाँ के लोग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बेसिकली वहाँ ये है कि अगर आप वहाँ के किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तो बाकी आप कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, बस आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इसलिए वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। पर जुडिशरी के मामले में क्या था, यहाँ सुप्रीमेसी थी, यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम था। ठीक है। पर हमारे संविधान निर्माता इस चीज़ को समझ रहे थे कि दोनों एक तरह से एक्सेसिव है, दोनों चीज़ें अति की तरफ जा रही हैं। यानी वो जानते थे और इसीलिए उन्होंने दोनों का क्या किया, सिंथेसिस किया, दोनों के गुण और दोषों का विवेचन करके जो अच्छे अच्छे गुण थे दोनों को मिलाया और अपनी जुडिशरी बनाई। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या समझना होगा। जुडिशियल सुप्रीमेसी समझ में आ गया, ठीक है ना। पार्लियामेंट सुप्रीमेसी क्या हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो इंडिया में हुआ कि जुडिशरी कैसी हो, तो हमने समझ में हमारी समझ में ये आया कि क्योंकि हमारे यहाँ संविधान को सबसे ज़्यादा महत्व देना था, लिखित संविधान था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि हमें जुडिशियल सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश नहीं करना था, क्योंकि हमारा एम क्या है, सोशल जस्टिस। ठीक है ना, केवल जस्टिस कह लीजिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई, हमने डीपीएसपी में ये जिम्मेदारी किसको दी गई, यानी राज्य को ये जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। ठीक है। पर अगर जुडिशियल सुप्रीमेसी हो जाएगी तो क्या होगा, तो इसका उदाहरण उन्होंने लिया, इसका रेफरेंस उन्होंने लिया 1929, जब एक ग्रेट रिसेशन आया था, आर्थिक मंदी आई थी ना पूरे विश्व में। ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत सारी छूट या बहुत सारा पैसा बांटना शुरू किया। तो क्योंकि वहाँ जुडिशरी सुप्रीम है, वहाँ की जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम है, तो उन्होंने गवर्नमेंट के बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यों को क्या कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया कि भाई ये अनफेयर है, जो भी कह देंगे। मतलब सिंपल से ये समझना है कि जब 1929 में ये रिसेशन आया और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारा पैसा बांटना शुरू किया या बहुत सारे ऐसे काम करने शुरू किए जो कि अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए आवश्यक थे, तो उसमें बहुत सारा अड़ंगा जुडिशरी द्वारा डाला गया। तो हमारे संविधान निर्माता समझ गए थे कि भाई ये वाला मॉडल तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो और गड़बड़ स्थिति है, हमें तो और विकास करना है। तो अगर इसको सुप्रीम बना देंगे जुडिशरी को तो भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ ये भी जानते थे कि ये भी समझ रहे थे कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स मॉडल है, दोनों संसद से ही आते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें किसी का मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाए तब तो फिर वो कोई भी कानून बना सकता है। तो अगर इस स्थिति में, अगर ब्रिटेन वाली स्थिति में हमारी जुडिशरी आ जाएगी तो क्या होगा, इसको रोक नहीं पाएगी। अगर ये पावरफुल मेजॉरिटी आ गई तो इसको वो रोक नहीं पाएगी। ठीक है।
तो वो समझ रहे थे कि हमारे लिए ये भी सही नहीं है। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि डेमोक्रेसी में क्या इंपॉर्टेंट है, राइट्स, आपके अधिकार। भाई वो तो 200 साल की गुलामी में उन्होंने क्या झेला था, यही तो झेला था कि भाई अधिकार नहीं मिल रहा है, जो चाहे वो कर नहीं पा रहे हैं, यही तो गुलामी है। ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, माने हमारे संविधान निर्माता संविधान बनाते समय उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस बात का था, राइट्स। और वो राइट्स उन्होंने फंडामेंटल राइट में इनकोड किया, लिखा। उसमें यह भी कहा कि आर्टिकल 32 के तहत उसको इन्फोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि वो ये भी जानते थे कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जुडिशरी चाहिए और स्ट्रांग चाहिए, जो कि इसको बैलेंस कर सके। समझ में आया? तो इन दोनों से हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था, इसीलिए उन दोनों को मिला के उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। क्या होगी? स्वतंत्र होगी, सर्वोच्च नहीं होगी। मतलब कैसी जुडिशरी उन्होंने बनाई? स्वतंत्र, यानी जो इन दोनों के प्रभाव से बची रहे, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से बची रहे, पर सर्वोच्च भी न हो। क्योंकि यहाँ पे चेक बैलेंस वाली बात है कि भाई इसकी जिम्मेदारी है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस एस्टेब्लिश करना। ठीक है, जनता को एक तरफ क्या है, राइट्स, यानी हमें अब जनता के अधिकार भी बचाने हैं, हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भी स्थापना करनी है। यानी राज्य ये काम करेगा, पर ये करने के क्रम में वो अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं करे, और कर दे तो उसको बचाने के लिए कौन चाहिए? न्यायपालिका चाहिए। बात समझ में आया? सिंपल सा चीज है। डस्टर कहाँ चला जाता है यार? डेमोक्रेसी है, ठीक है, इसमें आपको राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, राइट्स मिले हुए हैं, और डीपीएसपी राज्य पे निर्देश है, राज्य को निर्देश है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको लागू करे। तो जब यदि राज्य आपके राइट्स को हैम्पर करने लगे, इसको छेड़खानी इसके साथ करने लगे, ठीक है, तो इसको बचाने के लिए क्या होगा? यानी एक तरफ जनता है और एक तरफ राज्य है, और इसके अधिकारों के बीच जो रक्षा कवच है वो क्या है? वो न्यायपालिका है। हमारे संविधान निर्माता इसको समझ रहे थे कि अधिकारों की रक्षा के लिए बीच में कोई एक तंत्र होना चाहिए, तो जुडिशरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा और जुडिशरी क्यों आवश्यक थी? भाई जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य है, केंद्र है। ठीक है, तो जो विवाद होंगे, अगर कोई विवाद होगा तो वो कौन उसका निपटारा करेगा? कोर्ट। तो इसके लिए भी आवश्यक था। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ ये भी था कि हमारे संविधान में अगर व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी तो वो शक्ति भी किसको दी गई? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। ठीक है, बेसिकली यही 3 काम जुडिशरी करती है। क्लियर? तो बेसिक क्वेश्चन यही था संविधान सभा में कि हमारी जुडिशरी कैसी हो। मॉडल हमारे पास अमेरिका का था, ब्रिटेन का था। हमने दोनों को कंपेयर किया और फिर दोनों को के गुण दोष को देखते हुए ये हमने डिसाइड किया कि हमारी जुडिशरी कैसी होगी? इंडिपेंडेंट होगी। क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर नहीं होगी तो ये वाला काम नहीं कर पाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो नुकसान किसका हो जाएगा? ठीक है,
जैसे मैंने शायद एक दिन और डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस किस चीज का है, ना कि इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है ना। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इसका महत्व है कि हम जनता के अधिकारों का महत्व है, वो तो भाई इसके फुलफिलमेंट के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हमारी जुडिशरी को कैसा बनाया गया, इंडिपेंडेंट बनाया गया, सुप्रीम नहीं बनाया गया। इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है कि वो बाकी जो दो अंग हैं, कार्यपालिका विधायिका और विधायिका, इन दोनों के प्रभाव से क्या हो, बची रहे। अगर इन दोनों के प्रभाव में ये आ गए तो क्या होगा फिर, लास्ट में क्या होगा, कौन खत्म हो जाएगा, आपका लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जानते थे कि हमारे यहाँ संविधान निर्माता समझ रहे थे कि हमारे यहाँ जुडिशरी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, और सुप्रीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम हो जाएगी तो भी फिर क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे हमने चुन के प्रतिनिधि भेजे हैं, जनता भेज रही है। लोकतंत्र का मतलब तो यही हुआ ना कि डिसीजन कौन ले, जनता के प्रतिनिधि, और ये डिसीजन ले रहे हैं। पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सुप्रीम हैं अपने आप में, और इनके सारे निर्णय को क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं या कुछ किसी तरह से रोक रहे हैं। तो फिर तो भी क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो चुन के इनको भेजा है। अब ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अलग बात है, पर अगर ये सुप्रीम हो जाएंगे तो बार बार इनको क्या करेंगे, नीचे करेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका उल्टा समझ लीजिए, और अगर जुडिशरी स्ट्रांग नहीं रहे तो, इंडिपेंडेंट नहीं रहे तो इन दोनों के प्रभाव में आ जाएगा, प्रभाव में आ जाएगा तो फिर किसको नहीं बचा पाएगा, हमारे अधिकारों की रक्षा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ जुडिशरी किस प्रकार की होनी चाहिए थी, आपके समझ में आ गया। तो हमारी जुडिशरी क्या है, स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, पर सुप्रीम नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी क्या काम करती है, यानी जुडिशरी का काम क्या है। हमारे संविधान में सर्वोच्चता जुडिशरी की हो जाएगी ना सर, सर्वोच्चता संविधान के लिए सर्वोच्चता हो जाएगी जुडिशरी की, उसके बाद ही क्या खाली संविधान सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च है हमारे यहाँ, इसीलिए तो संविधान को सर्वोच्च माना गया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव सर्वोच्च नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, जुडिशरी भी नहीं है, ये सब किससे बंधे हुए हैं, संविधान से। तो जुडिशरी का फंक्शन क्या है, काम क्या है, एक तो मूल अधिकार की, और क्या काम है, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। इसके अलावा वो तो न्यायिक समीक्षा में आ जाएगा। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट यानी विवाद निपटारा, ठीक है। बेसिकली यही तो काम है जुडिशरी का। अच्छा, एक चीज है संविधान की, तो जब समीक्षा करेगा तो संविधान की व्याख्या भी हो ही जाएगी, पर ठीक है ये भी लिख लेते हैं, संविधान की व्याख्या, ठीक है। फाइनली संविधान में जो बात कही गई है उसका मतलब क्या है वो कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, यानी कि न्यायपालिका बताएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये मुख्य काम है हमारी जुडिशरी का, ठीक है। अब ये आपको मालूम है कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 की बात है। न्यायिक समीक्षा का ऐसे तो कहीं उल्लेख नहीं है, पर विभिन्न आर्टिकल्स में ये शक्ति उसको मिलती है। संविधान की व्याख्या आपको पता ही है। विवाद निपटारा, अब विवाद निपटारा, विवाद किसके किसके बीच हो सकता है, चाहे यूनियन वर्सेस स्टेट हो, या स्टेट वर्सेस स्टेट हो, या स्टेट वर्सेस कोई इंडिविजुअल आदमी हो, व्यक्ति हो,
या इंडिविजुअल वर्सेस व्यक्ति हो, ठीक है। विवाद यही तो हो सकता है। क्लियर, समझ में आया? ये हो जाता है। तो हमारे यहाँ संविधान की, न्यायपालिका की जो सिस्टम अपनाई गई उसे हमने कहा वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली। मतलब इन सभी कार्यों के लिए जो प्रणाली थी वो क्या थी? वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली। वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली क्या होती है? एक व्यक्ति जिसके साथ उसको लग रहा है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है या उसका कोई मामला है, तो वो लेके कोर्ट में जाएगा, और जब वो जाएगा तभी न्यायपालिका उस पर विचार करेगी और उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट करेगी। यही, इसी को क्या बोलते हैं? वादी प्रतिवादी न्याय प्रणाली। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब यहां से कहानी चेंज होगी। तो अब 1970 के दशक तक लगभग ये प्रणाली चलती रही। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट हमारा चलता रहा। भाई जिसको दिक्कत है वो आए हमारे पास, हम उसका समाधान करेंगे। पर 70s के दशक में कुछ जस्टिस हुए, जैसे अय्यर साहब थे और PN भगवती थे, ओ चिन्नप्पा देसाई, इस तरह से करके कुछ 2-3 लोग कुछ जस्टिस हुए। उन्होंने एक नई अवधारणा को जन्म दिया। ठीक है, उन्होंने ये कहा, अभी तक क्या था, जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है या जिस व्यक्ति के साथ कोई मामला है वो स्वयं ही वहां पे जाएगा। ठीक है, पर उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा चेंज किया। चेंज क्यों किया, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली? उस समय एक्चुअली ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था। उस समय इतना टीवी और ये सब मोबाइल तो था नहीं कि लोग यूट्यूब में देख रहे हैं सारा चीज़। तो ऑल इंडिया रेडियो पे एक वो फरमाइशी गानों का प्रोग्राम चला करता था। ठीक है, तो उसमें था कि झुमरी तलैया, झारखंड का एक टाउन है, गांव है, तो झुमरी तलैया के लोगों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया निकाला कि भाई रोज एक आदमी वहां से लेटर लिखेगा आकाशवाणी को कि भाई कोई गाना चलाने के लिए। मैंने प्रतिदिन का वो था कि एक पोस्ट कार्ड पे लिख के भेजना था कि भाई हमारा ये फरमाइश है, तो वो रोज एक आदमी वहां से भेजता था। तो जब रेगुलर चिट्ठियाँ वहाँ से जाती थी तो रेगुलर वहाँ कलेक्ट भी हो जाता था। तो बार बार झुमरी तलैया भाई आने लगा कि झुमरी तलैया से बबलू टिंकू इन्होंने सुनना चाहे। तो ये हो गया। तो जस्टिस लोगों ने देखा कि बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है कि कोई उतना दूर बैठा हुआ आदमी एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी फरमाइश को ऑल इंडिया रेडियो तक पहुंचा रहा है और यहाँ से उसके फरमाइश का गाना उसको सुनाया जा रहा है। ठीक है, ये आइडिया समझ में आया? अब यहाँ एक और रेफरेंस लेंगे। एक समझ लीजिए एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपने भाई आलीशान मकान में बैठ के क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है और कह रहा है कि भाई जिसको इलाज करवाना है मेरे पास आए। मतलब उसके पास इलाज करने के लिए लोग पहुँचे तो वो इलाज किया, नहीं पहुँचे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पर क्योंकि जुडिशरी में आर्टिकल 142 की बात अगर करेंगे तो कहता है कि कंप्लीट जस्टिस का जो है वो पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर वो पास कर सकता है। ठीक है, तो भाई शुरू में तो डॉक्टर बड़ा खुश था कि कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से बैठे हैं, लोग आ ही रहे हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पूरे देश में राम राज्य है, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिसको है वो मेरे पास आ ही रहा है। ठीक है, पर आपको मालूम है कि हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। यानी हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है या नहीं था कि वो कोर्ट तक पहुंच पाए। तो भाई डॉक्टर तो समझ रहा था कि हमारे पास जितने बीमार आ रहे हैं उतने का हम इलाज कर ही दे रहे हैं, यानी कि बाकी सारे लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं था क्योंकि सब लोग तो वहां पहुंच नहीं सकते। भाई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना है तो भाई केरल से अगर किसी को आना हो तो कैसे पहुंचेगा? ठीक है ना, भाई झारखंड से किसी को जाना है तो कैसे पहुंचेगा? वो नहीं पहुंच सकता था। ठीक है, तो वो आइडिया निकला वहां से ऑल इंडिया रेडियो से, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब
कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पीड़ित है केवल वही हम तक आएगा तो हम न्याय करेंगे। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अभी तक क्या था कि डॉक्टर जो मरीज था वो खुद आता था और तब उसका इलाज होता था। अब डॉक्टर ने कहा कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो बीमार है या जो नहीं हम तक आ सकता है, कोई तीसरा आदमी भी अगर हमको खबर पहुंचा दे कि भाई वहाँ बीमारी फैली हुई है तो हम वहाँ जाके उसका इलाज कर देंगे। समझ में आया? चेंज समझ में आ रहा है? कैसे परिवर्तन हो रहा है? पहले था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास आइएगा तो इलाज होगा, मतलब न्याय होगा या वो अपना डिस्प्यूट सेटल करेगा। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू चेंज किया और ये कहा कि कोई तीसरा व्यक्ति भी हम तक पहुंच सकता है और उस मामले में भी हम संज्ञान लेके कार्रवाई कर सकते हैं। और यही क्या कहलाया? PIL। यही क्या कहलाया? PIL। ठीक है, समझ में आया? PIL इसी रूप में आया। अभी तक क्या था? जो व्यक्ति पीड़ित है वो कोर्ट को अप्रोच करेगा। अब चेंज क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तीसरा व्यक्ति भी हम तक पहुंच सकता है और उसकी बात अगर जेन्युइन है तो हम उस मामले की भी सुनवाई कर लेंगे। क्लियर हुआ? इसी को एक तरह से नाम दिया गया PIL का। और कहीं ना कहीं ये भी क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म। अभी तक क्या थे? आप बंद कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, भाई AC उसी में पंखा चल रहा था। पर अब कहे कि नहीं डॉक्टर भाई अगर कहीं पता भी चलेगा तो हम वहाँ दौड़ के जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे क्या मामला है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत है एक तरह से, कि जब किसी डिस्प्यूट को सेटल करने के क्रम में, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है वो समझे, जब किसी डिस्प्यूट को सेटल करने के क्रम में न्यायपालिका अपनी पारंपरिक जो उसकी जो जिम्मेदारी है उससे आगे बढ़ जाती है, देन वो क्या कहलाता है? जुडिशियल एक्टिविज्म। नहीं, वो अलग चीज है। ये बात समझ में आई? जुडिशियल न्यायिक सक्रियता क्या है? जब कोर्ट अपनी जो पारंपरिक उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? यही तो संविधान ने यही जिम्मेदारी तो दी है कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट हो राज्य के राज्य का या केंद्र से राज्य का, तो आप उस मामले में पंच की भूमिका निभाइए। यही तो जिम्मेदारी है। कहीं संविधान में ये तो लिखा नहीं कि आप जाके सोशल जस्टिस प्रदान करिए, ठीक है, कैदियों की स्थिति को सुधारने के लिए गाइडलाइन जारी करिए। ये तो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। ये जिम्मेदारी किसकी है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस को एस्टेब्लिश करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। महिलाओं के साथ कार्यस्थल पे कोई छेड़खानी न हो, यौन शोषण न हो, ये किसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिश करना? राज्य की। पर अगर इस विषय में राज्य कोई कानून नहीं बनाता है, या इसको लीगल वैक्यूम कहते हैं, कि जहां जिस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, उस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के विशाखा गाइडलाइन जारी की, विशाखा मामले में। तो ये क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म है। समझ में आया? क्लियर? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूरों के बारे में कोई पिटीशन डालता है कि यहाँ इस तरह से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है इस क्षेत्र में, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकता है। ठीक है, संज्ञान लेके क्या करेगा? मामले की सुनवाई करेगा और उनके फंडामेंटल राइट्स को इस्टेब्लिश कराने के लिए डायरेक्शन जारी करेगा। हालांकि ये काम किसका है? और यहाँ पे पीड़ित तो नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है? कोई तीसरा व्यक्ति। तो यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? समझ में आ गया? PIL क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? क्लियर कहानी? अब PIL के संबंध में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये मिटा देना कि आप लोग नोट कर रहे हैं? वो भी बता रहे हैं। तो PIL की बात आ रही है। PIL को क्या कहते हैं? जनहित याचिका या जनहितवाद। ठीक है ना?
यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कहीं कहीं ये सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन करके भी आता है, तो सेम चीज़ है, कोई बहुत अंतर इसमें नहीं है, ठीक है। सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि जनहित की जब बात आएगी तो कोई तीसरा व्यक्ति भी कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि पहले डॉक्टर कैसा था, आराम से अपने भाई बंगले में बैठ के इलाज करता था, भाई आइएगा तो इलाज करेंगे, नहीं आया तो भाई आप नीम हकीम के भरोसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर 70s के दशक में आते आते इस सोच में बदलाव आया और एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति भी हमें, तीसरा व्यक्ति भी, 3 व्यक्ति नहीं, तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन। अभी तक का जो पीड़ित है भाई वही आएगा, मरीज आएगा तो घुसने देंगे, नहीं तो दूसरे को नहीं घुसने देंगे। अब क्या था कि तीसरा व्यक्ति भी कोई आगे कि हाँ वहाँ कोई बीमार है तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो अब देखिए कितना बड़ा चेंज है सुप्रीम कोर्ट के व्यू में, ठीक है ना, ये एकदम मेक ओवर है, मतलब एकदम टर्न अराउंड वाली स्थिति है। अभी तक बैठे हैं और अब हम अपनी क्षेत्र से आगे बढ़ के भी काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन कोई भी आ सकता है, पर किस लिए? न्याय के लिए, पर्पज क्या होगा? पर्पज होगा ग्रुप राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक सिंगल के लिए या एक व्यक्ति या अपने लिए नहीं। जहां मामला क्या आएगा, ग्रुप राइट्स का आएगा, एक समूह के अधिकार का आएगा। समझ में आया? समूह के अधिकार का मतलब जरा इसको मिटाओ तो आके।